वो जी। ये कि देखिए ईरान को मना कर रही है दुनिया और खासतौर पे अमेरिका कह रही है कि न्यूक्लियर वेपन आपने नहीं बनाने देंगे और आपका प्रोग्राम ये है जिस वजह से हमला हुआ है। दूसरी बात ये है वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। ये एक इकोनॉमिक बॉम्ब इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो अमेरिका ने उसके हाथ में दे दिया है। दुरुस्त। ये तो 47 साल में एक न्यू फाउंड वेपन है ईरान के लिए। उनको समझ आई है कि शायद हम गलती कर रहे थे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, हमें तो पहले ही 40 साल भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके पैसे कमाने चाहिए थे, हर शिप से $2 मिलियन लेना चाहिए था। मैं दुरुस्त। कैलकुलेट कर रहा था, तकरीबन 100 से लेकर 150 शिप्स रोजाना गुजरते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। 90 बिलियन रेवेन्यू बनता है सिर्फ ईरान का, जरा विजुलाइज करें। अयतुल्ला खामनेई ने शहादत से पहले कहा था कि ये, मैं तो अभी तक हैरान ये हूँ इस स्ट्रैटेजी पर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प को कोई एडवाइस करता है। मैं आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के बारे में बुनियादी बात करता चलूं, शायद मैं बेहतर अपना पॉइंट समझा सकूं। जी, जी। देखिए, जंग में आपने अपने इनिशिएटिव लेने होते हैं, आपका अपना ऑफेंसिव होता है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है, दुश्मन को रिएक्टिव मोड में रखना होता है। आपको याद है जिस तरह अमेरिका ने हमला किया, एयर डिफेंस को नॉकआउट किया ईरान के, फिर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, फिर उनको बहुत ज्यादा तबाही की, तो ये एक्शन था अमेरिका की तरफ से। ईरान ने फिर हिट बैक किया, रिटेलिएट किया, इसराइल को हमला किया, ये रिएक्शन। तो हमेशा आप खुद जो मेन डिसीजन की जो चॉइस है अपने पास रखते हैं, दुश्मन को रिएक्टिव रहना चाहिए ताकि आपकी डोमिनेंस रह सके डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर। यहाँ पे उल्टा नजर आ रहा है, एक तरफ सुपर पावर है बैक्ड बाय इसराइल और ईरान एक रिएक्शन मोड में है और अमेरिका एक उनके रिएक्शन मोड में चला गया हुआ है। यानी अमेरिका के डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर ईरान दाखिल हो गया हुआ है। यानी जो दुरुस्त। वो फैसला करते हैं वो रिएक्टिव मोड में करते हैं कि ईरान ने ये किया मैं ये करूंगा, ईरान ने ये किया मैं ये करूंगा। इस तरह जंग नहीं लड़ी जाती, सुपर पावर की तो बिल्कुल नहीं लड़नी चाहिए। जब दुरुस्त। आप दुश्मन आपके एक्शन मोड में या डिसीजन मेकिंग लूप में दाखिल हो जाए और फैसले उसके एक्शन पर डिपेंडेंट हो जाए तो आधी जंग आप ऐसे ही हार जाते हैं। दैट मीन्स आप रिएक्टिव मोड पे चले जाएंगे, उसने आपसे इनिशिएटिव ले लिया हुआ है। तो ये एक बड़ी स्ट्रेंज बात मुझे लगती है, जो जुनेद आप भी इशारा कर रहे थे कि वो तो स्टेट ऑफ हॉर्मोज को कंट्रोल करने आए थे, दुरुस्त। फिर कंट्रोल ईरान ने ले लिया, फिर उन्होंने 40 दिन तक स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाने की कोशिश की, नहीं हुए। तो अब एक और रिएक्शन मोड में वो चले गए हैं कि मैं अनब्लॉक तो नहीं कर सकता स्टेट ऑफ हॉर्मोज को, मैं काउंटर ब्लॉक करता हूं एक और जगह से बिल्कुल। जा। पहली बात तो ये, मैं आई थॉट के स्ट्रैटेजी पॉइंट से मैं कमेंट कर दूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये बनती है। वो अब बचपन में पढ़ते आए थे, अंग्रेजी में पढ़ाया जाता था, आई ब्रोक इट यू ओन इट। तो चीज किसी के घर जाके आप तोड़ दे तो वो नहीं की होती है जिसके घर में डेकोरेशन पीस होता है। तो लेकिन यहाँ फिर उल्टा हो गया है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि आई ब्रोक इट यू ओन इट, लेकिन आई ओन इट एंड यू ब्रोक इट वाली अब काउंटर हो गया हुआ है। तो ये लूप मुझे समझ नहीं आ बिल्कुल। पा रहा ये कौन सी जंग लड़ अच्छा, रहे हैं लेकिन जिसके अंदर ईरान ही उनको। चिश्ती साहब, अगर अगर हम थोड़ा सा सूरत हाल को डेप्थ में जाकर देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है हम मुज़ाकरात की टेबल पर देखते हैं दोनों को, और दोनों फ्रीकैन आपस में नेगोशिएशन करते हैं, काफ़ी शराइत मान ली जाती हैं, और फिर अचानक से कॉल का आना और उसके बाद ये शर्त रख दिया जाना कि अब नाए हुर्मुज़ का कंट्रोल जो है वो टोटली अमेरिका के हाथ में होगा। एक तो पहली बात ये समझ नहीं आती, और ईरान इस चीज़ के लिए कभी भी एग्री नहीं करेगा कि वो अमेरिका को अपने बिल्कुल दरवाजे पर बिठा के और उनके हाथ में इख्तियार देकर और फिर चैन की नींद सो सके। और दूसरा, मिडिल ईस्ट का या दीगर जो खित्ते के ममालिक हैं शायद वो भी नहीं चाहते कि ईरान के हाथ में ये भाग दौड़ रहे नाए हुर्मुज़ की। तो क्या समझते हैं आपके कोई और भी ममालिक इसमें हाथ बटा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का, इसके ऊपर इख्तियार हासिल करने में, कंट्रोल लेने में? देखिए, हम ये इसका जवाब देने से पहले मैं ईरान की सेंसिटिविटी की बात करना चाहूंगा। वो जी। ये कि देखिए, ईरान को मना कर रही है दुनिया और खासतौर पे अमेरिका कह रही है कि न्यूक्लियर वेपन आपने नहीं बनाने देंगे और आपका प्रोग्राम ये है जिस वजह से हमला हुआ है। वन लाइनर अगर हम देखें, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है, थोड़ी देर थ्योरेटिकली फर्ज भी कर ले बना लेता है, तो मुझे नहीं पता कितने दहाइयों में और कितनी सदियों में ईरान खुदा ना खास्ता जरूरत पड़ी तो फिजिकली इस्तेमाल कर सकेगा अगर वो बना ले, पहली बात। दूसरी बात ये है वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। ये एक इकोनॉमिक बॉम्ब इन द फॉर्म ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो अमेरिका ने उसके हाथ में दे दिया है। दुरुस्त। ये तो 47 साल में एक न्यू फाउंड वेपन है ईरान के लिए। उनको समझ आई है कि शायद हम गलती कर रहे थे, हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे थे, हमें तो पहले ही 40 साल भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके पैसे कमाने चाहिए थे, हर शिप से $2 मिलियन लेना चाहिए था। मैं कैलकुलेट कर रहा था, तकरीबन 100 से लेकर 150 शिप्स रोजाना गुजरते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। 90 बिलियन रेवेन्यू बनता है सिर्फ ईरान का, जरा विजुलाइज करें। तो ये तो ईरान को बहुत पहले शायद इसको न्यूक्लियर बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल है, नंबर वन, ज्यादा इफेक्टिव है, और ईरान के लिए इंतहाई इकोनॉमिकल है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। और तो यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये अमेरिका ने शायद एक गलती की है, क्योंकि इससे पहले आप विजुलाइज करें, ईरान ऑलमोस्ट वीक था, डिसइंटीग्रेटेड उनका न्यूक्लियर प्लांट या इंस्टॉलेशन था। अब वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कम बैक किया है, उसको न्यू फाउंड रेलेवेंस मिल गई है दो जगह। एक, उसने जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कामयाबी से ब्लॉक कर लिया है, और दूसरा आप देखें उसने जो
आयतुल्लाह खामनेई ने शहादत से पहले कहा था कि ये खित्ते में जंग फैल जाएगी, ईरान तक महदूद नहीं रहेगी। तो ये भी उन्होंने कामयाबी से रीजनलाइज कर दिया। रीजनलाइज क्या, अब तो ग्लोबल हो गई, क्योंकि उनके 20 जो 4% तेल वो एक्सपोर्ट करते थे चाइना को, सिर्फ अपना दुनिया का 4% का शेयर था इनके पास, 1.38 बिलियन रोजाना की बुनियाद पर चाइना को देते थे। इनकी 90% एक्सपोर्ट वही थी सिर्फ। तो इतना ज्यादा डिपेंडेंट कम ईरान था सिर्फ 4% तेल के ऊपर। अब वो 20% दुनिया का तेल इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। तो ये कौन सी जंग हुई जिसके अंदर हमने ईरान की कैपेसिटी बढ़ा दी, उसको न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस दे दिया, उसका मोरल हाई कर दिया, और उसको अपनी थ्रेशोल्ड पता लग गई कि मैं कहां तक बर्दाश्त कर सकता हूं।